हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन जो कि दिसंबर मंथ की थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए कल्चर का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्चर में, वो है इंडियाज ट्रेडिशनल टॉयज के बारे में। तो इतिहास से आप देखते हैं हमारे यहाँ टॉयज 5000 साल पहले ही बन गए थे। तो ये आखिरकार क्या उद्देश्य हमारी सरकार का, सब समझेंगे इसके अंदर। तो न्यूज़ में क्यों रहे, सबसे पहले इस बात को जानिए। रिसेंटली क्या हुआ है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इन्होंने क्या करा है, इस डिपार्टमेंट ने ये जो हाथ से बनाए हुए टॉयज होते हैं ना, जिसे हम लोग हैंडी क्राफ्ट बोलते हैं, या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिन टॉयज को मिला हुआ है, इन दोनों ही टॉयज को यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, इनका ऑर्डर से जो है इसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। क्यों करा गया है इसको एग्जेम्प्ट? ताकि जो हमारे देश का उद्देश्य है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, और हम पूरे वर्ल्ड में टॉयज को एक्सपोर्ट करें, इंडिया एक हब बन जाए टॉयज का। तो इसलिए ये सब किया गया है। तो भाई थोड़ा सा आगे समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि भाई देखो स्टेटस अभी के समय क्या स्टेटस है हमारे इंडिया के अंदर ये टॉय इंडस्ट्री का। देखिए अच्छी खासी मार्केट है, अगर कहें तो करीब 0.5% जो वर्ल्ड की टॉय मार्केट है, ये आपका जो है इसके अंदर काफ़ी हिस्सा है हमारा इंडिया का। और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर कहें यंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो यहाँ पे आप समझते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉय इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ग्रोथ देख रही है। उसके साथ 1980 की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर टॉयज हमारे देश के अंदर हम लोग खुद ही बनाते थे। बट हुआ क्या, आप जानते हैं 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, और इससे हमारी मार्केट, भाई ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ। तो भाई इससे क्या हुआ कि बाहरी कंट्रीज आने लगी और सामान बेचने लगी, और इसी के चलते चाइना भी आ गया। और चाइना आप जानते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो भाई चाइना के साथ तो ये सीन है कि टॉयज बनाया, सस्ते दाम में बनाया, सस्ती क्वालिटी का बनाया, और बेचना शुरू करा, बेचना शुरू करा, बेचना शुरू करा। अब टॉयज हैं जो कि बच्चे तो ऐसे भी तोड़ देते हैं, तो इतना कुछ मैटर भी नहीं था। तो सस्ते टॉयज, चीप क्वालिटी के, या जैसे भी क्या कहे जाए, तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट को इंडिया की कैप्चर कर लिया अपने टॉयज़ को बेच बेच के। अभी की बात अगर मैं करूं तो 80%, अच्छा खासा हो गया, 80% जो इंडिया के टॉयज़ हैं वो सब चाइनीज़ इंपोर्ट हैं, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। और नॉन ब्रांडेड जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो करीब 90% आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के मार्केट में। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 75% वर्ल्ड के जो टॉयज़ हैं वो चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है। तो जस्ट इमेजिन कि कितने ज़्यादा लेवल पे यहाँ पे चाइना जो है वो ये सब चीज़ें कर रहा है। खैर, इंडिया के टॉयज़ के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, हम देख रहे हैं, आज की बात तो है नहीं, हमारे यहाँ इतिहास गवाह है कि चाहे हम हड़प्पा देख लें, चाहे हम मोहनजोदारो देख लें, हमने इतने तरह के टॉयज़ देखे, जैसे डॉल्स वगैरह वहाँ पे हमें देखने को मिली, कितना कुछ देखने को मिल गया, है ना। और उसके साथ भाई स्मॉल स्मॉल कार्ड्स देखने को मिली, डांसिंग वुमेन देखने को मिली। और इसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल से हम टॉयज़ बनाते हैं, जैसे हम वुड का यूज़ उपयोग करते हैं, मतलब लकड़ी के बनाते हैं, हम कपड़े के बनाते हैं, फाइबर के बनाते हैं, हम वुड पल्प के बनाते हैं, रबर मटेरियल वगैरह के बनाते हैं, है ना। और काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं। देखिए हमारे देश के अंदर अब आप कहेंगे मैम कहाँ कहाँ टॉयज़ बनते होंगे, तो बहुत जगह पे टॉयज़ बनते हैं। जैसे भाई कर्नाटका में एक जगह है, उसका नाम है चन्नपटना, है ना। अब बताएंगे वहाँ पे क्या फेमस है क्या नहीं। तो चन्नपटना में काफ़ी टॉयज़ देखने को मिलते हैं। बाकी आपका चित्रकूट, श्री राम जी से काफ़ी प्रसिद्ध है चित्रकूट। तो चित्रकूट आपको यूपी के अंदर जगह एक देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी काफ़ी टॉयज़ अच्छे बनते हैं। उसके साथ अगर देखें तो कोंडापल्ली एक जगह है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, साथ में बूंदी रेवा आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। तो इन सारी जगहों पे हमारे देश के अंदर टॉयज़ बनते हैं। और मेन चीज़ क्या है कि हमारे के टॉयज़ काफ़ी इको फ्रेंडली इन द सेंस कि नेचुरल क्ले पेपर से बनाए गए, लकड़ी से बना, या फिर आप कह सकते हो उसमें वेजिटेबल कलर्स का यूज़ हुआ। तो भाई बायो फ्रेंडली है ये, आराम से अगर चाहे डिस्पोज कर दो, बायोडिग्रेडेबल है। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है, और हमारे यहाँ की ज़रूरत है वोकल फॉर लोकल की, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए सरकार काफ़ी कुछ कोशिश भी कर रही है कि इस सेक्टर में हम कैसे खुद को बेस्ट टू बेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ बात भी है।
अब देखिए, यहाँ पे अगर हम आपको एक एक करके समझाएं कि कौन कौन सी क्या है क्या नहीं है, तो भाई मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको स्पेशलिटी बताऊंगी हर जगह की। तो इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया भाई, चन्नपटना टॉय है। चन्नपटना टॉय कहाँ के हैं? ये आप कर्नाटका में एक जगह की है, वहाँ बनाए जाते हैं। तो कैसे, हिस्ट्री क्या है, डिस्क्रिप्शन आपको समझाऊंगी कुछ मैं। हुआ क्या था कि मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, और काफ़ी फेमस रूलर रहे हैं, हैदर अली जी के बेटे। तो इन्होंने क्या करा, इनको एक पर्शिया से एक गिफ्ट मिला, एक तोहफा मिला, और उस तोहफे में इन्हें एक जो है लैकर कोटेड वुड आर्टिक्राफ्ट मिला। तो ये क्या होता है, कि भाई कोई एक बढ़िया से डिज़ाइन का इनके पास एक आर्टिक्राफ्ट मिला, और उसके ऊपर मुझे नहीं कहा आपने, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा सरफेस, भाई ट्रांसपेरेंट सा एक मटेरियल होता है, लकड़ियों के सामान के ऊपर लगा देते हैं तो बड़ा शाइनी सा उसमें लुक आता है, हार्ड शाइनी सरफेस लगने लगता है। तो उससे कोटेड एक इनको आर्टिक्राफ्ट दिया किसी ने पर्शिया से 18th सेंचुरी में। और हुआ क्या कि इसकी वजह से इनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उन्होंने पर्शियन आर्टिशंस को इंडिया में इनवाइट करा कि आप आइए और इंडिया के अंदर भी ज़रा इसको हमें सिखाइए कि किस तरह से इतना खूबसूरत पीस आपने बना दिया। तो ये कुछ बात हुई, इस तरह से इंडिया में आ गया। उसके बाद किन्नल टॉयज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये भी कर्नाटका के हैं। ये लकड़ी के खिलौने होते हैं, और ज़्यादातर इसमें हिंदू भगवान देवी देवता बने होते हैं। उसके बाद आता है कोंडपल्ली टॉयज। कोंडपल्ली टॉयज आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे बच्चों। इनको बोम्बालू कोविलू भी बोलते हैं, दसारा डॉल्स भी बोलते हैं। और ये एक कोंडपल्ली, जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ बनाए जाते हैं। जो ये स्टाइल है सारे टॉयज को बनाने की, ये आपको इस्लामिक और राजस्थानी आर्ट का मिक्सर देखने को मिलेगा, है ना, ये दोनों का मिक्स है। और इस तरीके से रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस देखिए इन टॉयज को बनाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। इसको हमने अपनी नितिन सिंघानिया वाली जब सीरीज पढ़ रहे थे उसके अंदर जाना भी था। फिर बनते हैं एटिको पक्का। एटिको पक्का टॉयज बनते हैं, ये भी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर ही बनते हैं। तो ये किससे, सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं, लेकिन कलर इसके ऊपर करा जाता है। और कलर इसको नेचुरल डाइज से भी करते हैं, जो कि सीड्स वगैरह से निकाली जाती हैं, ऐसी डाइज, और रूट्स वगैरह से, लीव्स वगैरह से निकाली जाती हैं। तो इनको जो बनाने का तरीका होता है ना बच्चा, तो इसे हम लोग बोलते हैं द वे ऑफ टॉय मेकिंग इज ऑल्सो नोन एज टर्न वुड लैकर क्राफ्ट। तो इनको ये बोला जाता है। तो क्यों भैया कि इसमें से इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इनको ये बोला जाता है। फिर आता है निर्मल टॉयज़। ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान सा है नॉर्थ इंडियंस के लिए। निर्मल टॉयज़ ये भी आपको लेकिन तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। तो ये निर्मल टॉयज़ को बनाने का तरीका है तेलंगाना के अंदर, काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आपका अजंता फ्लोरल और मुगल मिनिएचर इसमें आपको सब देखने को मिलेगा, छोटा छोटा। उसके बाद फिर आता है आपका थंजावुर गोलू डॉल्स। ये भी भाई थंजावुर की बात हो रही है तो तमिलनाडु कैसे दूर रहेगा, तो तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें थंजावुर डांसिंग डॉल्स वगैरह, इसे हम लोग थंजावुर थालायत्ती बॉम्बे बोलते हैं ट्रेडिशनली। ये इसके एक आप कह सकते हो, ये बहुत पुराना इनका हेरिटेज, एक तरीके से ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स का थंजावुर रीजन से। फिर आता है बात भाई लाइफा दिपी। तो लाइफ ऑफ दिपी, लाए वाला जितना सीन है ये मेनली मणिपुर से आप समझ लीजिए। तो ये आपको मणिपुर से देखने को मिल जाएगा। और ये लाइफ ऑफ दिपी का मतलब, या कह लो डॉल भी इसको बोलते हैं, डॉल। ये एक फेमिनिन इमेज है, मतलब एक लेडी की इमेज आपको दिखेगी, है ना, लेडी गॉडेस है एक तरीके से, जिसे शाबी क्लोथ से बनाया जाता है। और ये खिलौने का पार्ट है, लेकिन भाई इसे कहते हैं भाई मिसली, आप कह सकते हो रिचुअल्स वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। ये सारी डॉल्स को पॉपुलरली जो है वो लाई दिबी के नाम से जाना जाता है, और उनको जिंदा, मतलब आप लिविंग स्पिरिट्स के जो है वो ट्रीट करा जाता है, ऐसा कि इनको लगता है कि हाँ ये लिविंग स्पिरिट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं। खैर, उसके बाद बात आती है अशरकांदी टेराकोटा टॉयज़ के बारे में। और ये अशरकांदी टेराकोटा टॉयज़ आपको असम के अंदर देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा टेराकोटा जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन के हुआ करते थे ना उस टाइम पे, 5000 साल पहले, तो वैसे ही कुछ देखने को मिलते हैं। और ये अशरीकांदी, मतलब जैसे मदाए खाली क्राफ्ट विलेज में, जो कि असम के अंदर है, वहाँ देखने को मिलता है।
अशरी कांदी, सॉरी अशरी कांदी है, अशर कांदी नहीं है, अशरी कांदी है। और ये असम के अंदर है। ये एक सिंगल लार्जेस्ट क्लस्टर है जहाँ पे दोनों टेराकोटा और पोट्री क्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये पुराने तरीके से, जैसे ट्रेडिशनल तरीका था उस तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अब कुछ दूसरे टॉयज़ के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे उड़ीसा में जो है संबलपुर टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं, और मशीन में आपका कुछ स्टोन टॉयज़ भी बनाए जाते हैं। बाकी बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर भी कन्या पुत्री डॉल्स वगैरह बनाई जाती हैं, सिक्की वर्क होता है। उसके साथ उत्तर प्रदेश में वुडन टॉयज़ वाराणसी के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साथ में वेस्ट बंगाल का नाटुग्राम जो टॉयज़ डॉल्स हैं वो अच्छी हैं। तमिलनाडु के अंदर बात करें तो चोपू सामान है। उसके बाद गुजरात के अंदर बात करें तो थिंगड़ा डिंगला है। उसके साथ पंजाब के अंदर बात करें तो चंकाना चंकाना एक ऐसा टॉय है जिसमें विसल भी होती है, सीटी भी होती है। उसके बाद गुग्गू है, उसके अंदर रैटल बॉक्स फॉर बेबीज। एंड लट्टू है। लट्टू जानते हैं ना, बचपन में आपने क्या पता नचाया हो। लट्टू है, स्पिनिंग टॉप होता है। और हंडवाई किचन सेट्स वगैरह, छोटे बच्चे थे हम लोग तो खेलते थे उस टाइम पे। ये सब पंजाब का काफ़ी फेमस है। उसके साथ महाराष्ट्र की बात करें तो भाटुकाली मिनिएचर किचन सेट, छोटे छोटे किचन सेट्स वगैरह, और सावंतवादी टॉयज़ वगैरह आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे। अब ये सब तो बताया, अब आती है बात मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है कि क्या ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से इंडिया की टॉय इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डिमिनिश हो रही है ना। तो रीज़न क्या है? पहले तो चाइनीज़ से लड़ना, चाइनीज़ से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, हमारे यहाँ के टॉयज़ इतने ड्यूरेबल होते हैं, है ना। लेकिन चाइनीज़ की वैरायटी अलग ही है, अलग ही है। कुछ भी तो बना देते हैं भैया। देखो ना, मैं एक दिन वीडियो देख रही थी, उसमें बस के ऊपर, मतलब वो तो बड़े लेवल की बात हो गई, अब वो असली था नकली था, वो अच्छा खासा प्लेन की तरह कोविड के टाइम पे उड़ उड़ के बस जा रही थी। बहुत आसमान में नहीं, लेकिन हाँ कुछ लेवल तक। तो अब पता नहीं कितना क्या कर देते हैं ये लोग। काफ़ी ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने के इनके नए नए इनोवेशंस होते हैं। हमारे मजबूत ज़रूर है, बायोडिग्रेडेबल ज़रूर है, लेकिन फिर वैरायटी के सामने इंसान झुक जाता है, जो ब्रिटिशर के टाइम पे हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। ऊपर से सस्ते इतने होते हैं कि भाई हर इंसान कहता है अरे बच्चे ही तो हैं, क्या इतना महंगा दिलाना, है ना। तो ये वजह है। उसके साथ भाई लैकर के जो मटेरियल है जिससे हम लोग ये शाइनी देते हैं, शाइनर्स देते हैं वुड के टॉयज़ के ऊपर, ये काफ़ी महंगा आता है, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाती है टॉयज़ की। दूसरी वजह ये है फ्रैक्चर्ड इंडस्ट्री। तो ये क्या है? इंडिया की टॉय इंडस्ट्री काफ़ी टूट सी गई है। इसमें सिर्फ 3% सिर्फ 3% जो कि 4,000 और मैन्युफैक्चर्ड हैं, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 4,000 में से सिर्फ 3% लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। 75% जो माइक्रो यूनिट्स हैं, 22% आपके स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। तो ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके इनोवेशन की काफ़ी कमी है। आप जानते हैं कि बच्चों को चाहिए कुछ नया। अब कुछ नया कुछ नया कुछ नया, कब तक गुड़िया गुड्डे से खेलते रहेंगे? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। अब बारबी डॉल में भी उनको फीचर्स चाहिए कि चल के दिखाओ, नाच के दिखाओ, और जो है कपड़े बदल के दिखाओ। अगर नहीं बदलोगी तो तुम बेकार हो। तो अब पुराने टाइम के वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, तो इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बल्क ऑर्डर नहीं देने पाते हैं। अब जो इतनी पुरानी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं टॉयज़ को बनाने की, वो इतने शॉर्ट नोटिफिकेशन पे एक बड़ा ऑर्डर आ जाए तो अरे भैया उनका तो अरे मोरी मैया हो जाता है। तो कैसे ही जो है वो दे पाएंगे। तो एक वजह है। उसके बाद टैक्स। टैक्स तो भैया क्या बताएं, टैक्स इतना लगता है। अगर ये 12% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इन पे लगता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसके लिए कि इतना प्रोडक्शन भी करें, टैक्स भी दे दें, और इतना महंगा महंगा खरीदेगा कौन। तो यही वजह है। उसके बाद क्वालिटी का इशू है। देखिए ट्रेडिशनल टॉय ना सिर्फ लेबर इंटेंसिव है, इसमें मशीन से काम नहीं हो रहा है, इसमें बंदे काम कर रहे हैं, बंदे बना रहे हैं, बट टाइम भी काफ़ी लगता है ना। तो सेव करने के लिए टाइम को कुछ आर्टिशियन कहते हैं क्वालिटी घटा दो, काहे के लिए इतना करना। अब बुलेट है, बुलेट धीरे धीरे बन के मिलती है ना, हैंडमेड हो रही है। अब अगर कुछ लोग कहते हैं भाई क्वालिटी घटाओ यार, बनाओ बस ऐसे ही जल्दी जल्दी, तो फिर उसी से खराब हो जाएगा ना मामला। इसलिए टॉयज़ के अंदर देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसा होता है कि आर्टिशियंस कहते हैं कौन वेजिटेबल डाइज निकाले, कौन इतना इशू क्रिएट करे फालतू में वहाँ, उससे अच्छा केमिकल डाइज लगा दो, किसे पता चल रहा है भाई। तो ये कुछ वजह है। और एक्सपोर्ट के लिए होता क्या है कि एक A1 क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो उस A1 क्वालिटी में फिर ये फिक्स नहीं होते हैं और इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पाते। खैर, कोविड-19 पेंडेमिक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, इसका पॉइंट यहाँ पे डालना बहुत जायज़ बात है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो टॉय मेकर थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और टॉय मेकर्स क्या काफ़ी लोगों की हुई, लेकिन इनकी भी हुई। छोटे लोग बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं भाई। इवन एग्जीबिशंस वगैरह होते थे तो पूरी कंट्री में वो भी बंद हो गए। तो ये भी वजह है कि वो बेचारे कहाँ बेचें। खैर, अभी हुनर हाट लगा था उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, काफ़ी बढ़िया रहा था। तो
ये तो बात ये थी। अब देखिए क्या आखिर करा जाए ताकि हम ये टॉय की इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकें। आखिरकार क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, ये बात समझिए। अब सबसे पहला देखो तो भाई वर्कशॉप ऑन डिज़ाइन इनोवेशन, वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है। तो भाई आप करिए। आर्टिशन की मार्केट जो है ये और ज़्यादा इसी से ही फैलेगी, डिमांड और ज़्यादा ऐसी ही फैलेगी। हमें लोगों को बताना होगा कि देखो भाई ये ऐसे बनता है, हैंड से बनता है, खूबसूरत है, ड्यूरेबल है ना। तो ये काफ़ी अच्छे नए नए डिज़ाइंस वगैरह इंट्रोड्यूस करी जाए अगर हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, समझ रहे हैं, और फिर ये दिखाएं, आर्टिशन को समझाएं, तो इससे कुछ नया नया खूबसूरत तरीके से जो है चीज़ें आ सकती हैं। आर्टिशन अगर ये वर्कशॉप अटेंड करें और अपनी चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आए तो भी बहुत अच्छा है। दूसरा ये है री कैलिब्रेट द अप्रोच ऑफ स्किल डेवलपमेंट फॉर द आर्टिशन। देखिए आर्टिशंस कहते हैं कि इनको बहुत ही कम टाइम दी जाती है ट्रेनिंग, है ना, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस के द्वारा। तो ट्रेनिंग जो 15 दिनों की होती है, वहाँ से 15 दिनों से लेकर 3 महीने तक के लिए ये सफिशिएंट नहीं होती। 15 दिनों में क्या सीख लोगे आप? बहुत टफ चीज़ें 3 महीने तक क्या ही सीख लोगे? इससे ज़्यादा तो कोई वेबसाइट बनाने का कोर्स हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। एटलीस्ट 1 साल की तो ट्रेनिंग दी ही जाए अगर आपको किसी को प्रोफेशनल बनाना है इसके अंदर। तो ये वजह है। उसके बाद पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड पॉलिसी चेंजेस। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सब्सिडीज वगैरह दी जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाए, साइंटिफिक डेवलपमेंट करा जाए इसके अंदर, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। इनोवेशंस वगैरह की जाए। फिर आती है बात ब्रांडिंग की। तो भाई ब्रांडिंग क्या है, देखिए टॉयज जो प्लास्टिक से बने हो या दूसरे कुछ ऐसे मटेरियल से बने हो जो काफ़ी खतरे के लिए हो देश के लिए, या देश के लिए क्या, एनवायरनमेंट के लिए, तो इसे आप वुडन टॉयज से जो है वो रिप्लेस करो, या टॉयज जो दूसरे कुछ नॉन हजार्डियस मटेरियल से बने होते हैं उससे आप रिप्लेस करो। तो इससे क्या होगा, जो वुडन टॉय मेकर्स होंगे उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस पर काम करेंगे, अच्छी मार्केटिंग होगी, अच्छी ब्रांडिंग होगी, तो उनका जो है वो काम और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो बताना चाहती हूँ। क्या सरकार ने स्टेप लिए हैं, और है ना क्या लेने चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया। क्या सरकार ने लिए हैं स्टेप्स टॉय इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, वो आपको बताना चाहूंगी। पहला, नजिंग पीपल फॉर मेड इन इंडिया टॉय। अब सरकार बार बार कह रही है, मोदी जी इतनी बार टीवी पे आते क्या कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। तो भैया क्या है, लोगों से कहा जा रहा है मेड इन इंडिया काम करो, मेड इन इंडिया चीज़ों को यूज़ करो। दूसरा आता है टॉय कैथन 2021। ये क्या है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, एक अलग तरीके का, एक स्पेशल तरीका के का ये हैकाथॉन है जिसे सेंटर ने ऑर्गेनाइज करा है। इसका मेन एम ये है कि हम जो इंडिजिनियस टॉय इंडस्ट्री है उसे बढ़ावा देंगे, और जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से उसे घटा देंगे। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट वगैरह हो, टीचर्स वगैरह हो, डिज़ाइन एक्सपर्ट्स वगैरह हो, टॉय एक्सपर्ट्स वगैरह हो, स्टार्टअप जो है, एक उनके लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है कि एक साथ आइए, एक साथ आके अपना दिमाग लगाइए, एक आइडिया लेकर आइए, और टॉय और गेम्स को अच्छा इंडियन गेम्स, इंडियन कल्चर के बेसिस पे, या जो हमारी पुरानी कहानियाँ चली आ रही है उसके बेसिस पे, हीरोज के तरीके, वैल्यू सिस्टम के तरीके आप इसको बढ़ाइए। हल्क और स्पाइडरमैन की जगह इन लोगों को बनाइए। उसके साथ इनके भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी रही थी खैर ये सरकार की 2020। ये स्कूल करिकुलम के पार्ट के तौर पे टॉय मेकिंग को इंट्रोड्यूस करा जाएगा स्टूडेंट्स को, जो कि 6th क्लास के बच्चे होते हैं उनके आगे। तो इससे क्या होगा, वर्कशॉप वगैरह इनको कराई जाएगी, इनको फैक्ट्रीज वगैरह ले जाया जाएगा लोकल क्राफ्ट्समैन की, कि भैया देखो ना कितनी खूबसूरती से बन रहा है, आप भी बना के देखो। और सेंटर काफ़ी अच्छा काम कर रही है ना। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में देखिए डेवलपमेंट अच्छा हो, सेल हो, हमारे यहाँ के बने हुए इंडिजीनियस टॉयज़ की काफ़ी अच्छे। अब यहाँ पे कंक्लूजन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई कंक्लूजन में क्या है क्या नहीं है। तो इंडिया में करीब आप देखो तो 25% वर्ल्ड के बच्चे रहते हैं जिनकी एज जो है वो 0 से लेके आपकी 12 साल तक की है। इंडिया इज़ होम टू 25% ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन एज बिटवीन 0 to 12 ईयर्स। ठीक है, तो डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इस डिमांड की वजह से क्या है कि भाई सारा का सारा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे अगर हमने बढ़िया, खूबसूरत, ट्रेडिशनल प्लस क्वालिटी वाइज बेस्ट चीज़ दे दी। तो समझ रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे समझने लायक है। फिर बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। 2 ही टॉपिक है। तो नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा और खूबसूरत नाम इनका सुना होगा, बहुत इनका जो है काम रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिसेंटली 130th जो है वो डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है इनकी। और कुछ ज्योतिबा फूले के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ में यू रही हैं, और अब आखिरकार चीज़ क्या है, देखिए ज्योतिबा ज्योतिराव
गोविंदराव फूले। अच्छा, किसी को ना पता हो तो बता दें, ये एक मेल है, तो इनको फीमेल मत मान लीजिएगा। तो इनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। काफ़ी अच्छे सोशल रिफॉर्मर हैं, थिंकर थे 19th सेंचुरी के। और इनका जन्म जो है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की है वहाँ पे हुआ था 1827 में। इनकी जो फैमिली थी वो माली कास्ट की थी। माली जानते हैं ना, गार्डनर जो होता है, और वेजिटेबल फार्मर्स थे ये। अब 13 साल की उम्र में क्या हुआ, इनकी शादी कर दी गई। अब पत्नी का नाम समझ जाएंगे, पत्नी का नाम है सावित्री बाई। ये भी काफ़ी अच्छी रही है मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो। सावित्री बाई से शादी कर दी गई। फिर इन्होंने एक किताब पढ़ी मतलब शादी के बाद किताब नहीं पढ़ी, फिर इस वजह से नहीं पढ़ी कि शादी हो गई थी। किताब पढ़ी इन्होंने। किताब जो है वो थॉमस पेन की किताब थी। नाम था द राइट्स ऑफ मैन, 1791। द राइट्स ऑफ मैन। खैर काफ़ी अच्छा लगा, उनके आइडियाज़ इनको बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा कि औरतों को हम एनलाइट करेंगे, औरतों के लिए काम करेंगे, और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए काम करेंगे। और अगर हमने इन दोनों के लिए काम कर दिया तो समझ लो भाई, हमने ये जो सोशल इवल्स हैं, जो हमारे सामाजिक जो तत्व हैं, जो खराब एलिमेंट्स हैं, उनको हम हटा सकते हैं। आज भी देखिए ना, रिजर्वेशन में क्या कहते हैं, औरतों को दो, SC STs को दो, सबको अपलिफ्ट करोगे, अपने आप देश अपलिफ्ट हो जाएगा। खैर बैक टू मुद्दा आते हैं। ये भाई जो है मिस्टर, इन्होंने टाइटल भी पाया महात्मा का, बाय विठल राव कृष्ण जी वांदेकर के द्वारा। तो महात्मा का टाइटल इनको मिला है 1988 में। एंड खैर आपकी ये 1890 में इनकी डेथ भी हो चुकी थी। अब बात आगे बढ़ाते हैं, एफर्ट्स टुवर्ड सोशल रिफॉर्म। इन्होंने क्या क्या काम करा सोशल रिफॉर्म के फील्ड में। तो आइए एजुकेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि एजुकेशन में इन्होंने अच्छा खासा काम किया है। इन्होंने सजेस्ट करा कंपलसरी, यूनिवर्सल और क्रिएटिव एजुकेशन को, कि भैया एजुकेशन होनी चाहिए, यूनिवर्सल हो, सबके लिए हो, और साथ ही साथ काफ़ी क्रिएटिव हो। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके एक पहला स्कूल खोला जो कि दलित लड़कियों के लिए था, वो भी भिगड़ेवाड़ा में खोला गया, पुणे के अंदर 1848 में। समझ रहे हैं? और जो करिकुलम था स्कूल का वो बेस था वेस्टर्न एजुकेशन पे। ऐसा नहीं था, वेस्टर्न एजुकेशन पे था, इसमें आपका मैथ्स वगैरह था, साइंस वगैरह था, सोशल स्टडीज़ वगैरह था। तो कदम से कदम आगे आने वाली दुनिया के लिए बढ़ाने के लिए इन्होंने सब रखा। और जो सावित्री बाई थी, इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स लिया और एक क्वालिफाइड टीचर भी बन गई 1847 में। फिर दूसरा इन्होंने जो काम किया वो काम किया विमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में। देखिए ज्योतिबा मानते थे कि जो क्वालिटी है मेन की और विमेन की, उसमें जो है दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, दोनों एक समान माने जाने चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर आदमी पढ़ रहा है तो क्यों ना औरत भी पढ़े। तो औरतों की एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। इन्होंने जो है वो औरत को जो है पब्लिक लाइफ में लेकर आए। ज़्यादातर ये मानते थे कि भाई देखो, अगर हम ये काम करते हैं तो ही देश आगे बढ़ेगा। अगर हम चाइल्ड मैरिज कराएंगे गलत है, तो चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड के, भैया बच्चा देखा, औरत है तो मार डाला, लड़की है तो मार डाला, ये सबके बहुत तेज़ ये खिलाफ हो गए। और इन्होंने 1863 में क्या किया बच्चों, कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पहला इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम खोला इंडिया के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। बहुत ही खूबसूरत काम इन्होंने करा। इन्होंने जो प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज थी, जो विधवा औरतें थी ब्राह्मणों की, और जो रेप विक्टिम्स थी, उन्होंने जो बच्चे देने वाली थी, उन सब के लिए इन्होंने काफ़ी मदद करी और काफ़ी अच्छा काम किया इस फील्ड में। फिर उन्होंने करा विडो रीमैरिज की, भैया विधवा औरतों की फिर से शादी कराना उस समय आम बात नहीं थी। बहुत ही ऐसा काम था जिसके लिए समाज के अंदर बहुत अपोज देखने को मिला। कई सारे लोगों ने काम किया, उनमें से एक ये भी थे। इन्होंने एक कहा कि औरतों के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों, अगर वो विधवा हो गई हैं तो आदमियों के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं होता जितना औरतों के साथ होता है, तो क्यों। और इसी के लिए उन्होंने एक आश्रम बनवाया जहाँ पे जो यंग विडोज हैं, ये इवेंचुअली जो है वो यहाँ पे उनके लिए था ये आश्रम। और एडवोकेट ऑफ ये मतलब इवेंचुअली बिकेम एडवोकेट ऑफ द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज। फिर इनके मन में आया कि देखो, अब पहले तो रखा है आश्रम में, ठीक है कोई बात नहीं, फिर इनके दिमाग में आया नहीं नहीं नहीं, मैं अब यहाँ पे कदम उठाऊंगा और यहाँ पे विडो रीमैरिज के लिए कुछ कदम उठाऊंगा कि इनकी फिर से शादी कराई जाए। खैर ये इन्होंने काम किया। उसके अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, देखिए 19th सेंचुरी की बात है, तब इन्हें
ज़्यादातर भाई अनटचेबिलिटी वाला सीन देखने को मिला, छुआछूत काफ़ी था कास्ट सिस्टम में। और इन्होंने कहा कि देखो भैया, इस गंदी जो प्रथा चल रही है इसको हम ख़त्म करके ही रहेंगे। ये एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने दलित दलित का वर्ड जो है वो कॉइन करा था, और यहाँ पे दलित इन्होंने अप्लाई करा था उन सारे लोगों को जो लोअर कास्ट के हैं और अनटचेबल हैं, उनको इन्होंने ही दलित नाम दिया था। इन्होंने जो वेद थे, वेदास, वेदों में जो लिखा है उसे कंडेम किया था, और इनसे कहा था कि मतलब इन्होंने कहा कि भाई जो ब्राह्मण्स हैं उन्हीं के द्वारा सब करा गया है, और ब्राह्मण्स ने ही यहाँ पे लोगों को बांट दिया है, एक्सप्लॉइट करा है लोगों को, है ना। और अपने आप को बहुत ऊपर पाने के चक्कर में इन्होंने आम सीधे सारे लोगों को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर दिया है। इन्होंने काफ़ी ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे महर्षि शिंदे के लिए, डॉक्टर भीम सॉरी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए, उसके साथ गणपत बाबा एंड असाहू महाराज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, इसमें से काफ़ी इंस्पायर किया इन्होंने आगे लोगों को। उसके एसोसिएशन की फील्ड में इन्होंने देखें तो 1873 की बात है बच्चों, जब इन्होंने सत्य शोधक समाज, काफ़ी फेमस है, पढ़ा होगा अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, सत्य शोधक समाज सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ को पुणे के अंदर बनाया। और ये क्या थी, ये एक रिफॉर्म सोसाइटी थी जिसने इक्वल राइट्स के लिए लड़ा कि भैया इक्वल राइट्स डिप्रेस क्लासेस को भी दो। उस समय ऐसी चीज़ को डिप्रेस क्लासेस बुलाया जाता था, तो डिप्रेस क्लासेस को भी सेम राइट्स दो। कम्युनिटी के अंदर आपके मुस्लिम्स थे, आपके नॉन ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहे थे। चलिए, उसके बाद क्या करा गया, इसके बाद इन्होंने जो है वो आपका लिटरली वर्क के लिए क्या काम करा, इन्होंने कुछ 16 बुक्स लिखा है ना। और वो सब इसीलिए थी कि भैया देखो, अपर कास्ट के द्वारा जो लोअर कास्ट को दबाया जा रहा है गलत है, और साथ ही साथ भाई हमें इसमें देखना चाहिए, हमें सोसाइटी को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। और कुछ बुक्स की आपकी नाम इनकी बताना चाहूँगी मैं। एक है ब्रह्मनाज कसब, ये है 1969 की, उसके इन्होंने लिखी थी एक गुलामगिरी आपकी 1873 में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इन्होंने लिखी थी श्वेत कर यचा अशुद्ध, आई एम सॉरी आई विल रिपीट, श्वेत कर यचा अशुद्ध अशुद्ध, ये 1883 में लिखी थी। उसके बाद सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये इन्होंने 1891 में लिखी थी। और फिर अप्रूसियन ची कैफियत, ये इन्होंने 1893 में लिखी थी। तो ये कुछ इन्होंने करा, और बस इसी के साथ हमारा ये कल्चर वाला टॉपिक भी खत्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू support me in my work, just press the join button and enjoy the video. Thank you so much for discussion. If you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description, and you can watch these videos on Facebook also. It is by the name of Sirf IAS. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.